सर निकोला टेस्ला अपने ज़माने के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई इन्वेंशंस किए। उनमें से एक इन्वेंशन के बारे में आज भी हम जानते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसे वह आज भी अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो उन्होंने अपने ज़माने में एक और इन्वेंशन करने का ट्राई किया था, जिससे वो वायरलेस कंडक्टिविटी दे सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस ट्रांसमिट कर सके। उसका नाम था वार्डेनक्लिफ टावर, लेकिन वो अपने जीवन काल में उसे पूरा नहीं कर पाए। तो उसका और आज के जो हमारे इजिप्ट के गिज़ा पिरामिड्स है, उनमें एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब वो क्या कनेक्शन है, वो वीडियो में आगे जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप जैसे मुझ सब बढ़िया होंगे यार। तो मैं आज की नया वीडियो लेके गया और आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि जो पिरामिड्स है वो किस पर्पज से बनाए गए थे। इस मिस्ट्री पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। आजकल के जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है वो इस बारे में क्या कहते हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले जान लेते हैं पिरामिड्स बनाए कब गए थे और क्यों गए थे। तो अगर इजिप्टोलॉजी की अगर बात माने तो ये 4500 साल पहले इजिप्ट के जो फोर्थ डायनेस्टी के pharaoh थे, यानी कि राजा थे, जिनका नाम था खुफू, उनके लिए बनाए गए थे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर गहराई में डिटेल में देखें तो जो पिरामिड्स है उसके अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर में ऐसी कोई किसी भी तरह की कोई पेंटिंग नहीं है, या फिर पेंटिंग के साथ साथ कुछ ऐसी सोई सुविधा नहीं है, नरम बिस्तर नहीं है कि जिससे लगे कि ये खुफू के लिए बनाए गए थे या फिर इजिप्शियन किसी राजा के लिए बनाए गए थे। साथ ही साथ अगर मान ले कि अगर इसको इजिप्शियन राजा की मम्मीज रखने के लिए भी बनाया गया था, तो वहाँ पे कोई भी मम्मी रखने के ना सबूत है, ना ही कोई मम्मी वहाँ पे अभी आज की तारीख में रखी हुई है। तो इजिप्टोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उनका दावा है कि ये राजा के रहने के लिए बनाया गया था, तो इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लगता है। अब जान लेते हैं पिरामिड का स्ट्रक्चर किस तरह से। तो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है वो 2.5 मिलियन स्टोन से बना हुआ है। 6 मिलियन टन उसका टोटल वेट है। उसके बाद में 481 फीट उसकी हाइट है। और वो टोटल पिरामिड जो है वो 13 एकड़ के रेडियस में फैला हुआ है। उसके साथ ही साथ अगर हम पिरामिड के 4 साइड को अगर हम स्टडी करें तो वो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के बिल्कुल ही 1 डिग्री के 15वें हिस्से तक एक्यूरेट पॉइंटेड है। साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि जो पिरामिड है हमको लगता है उसके 4 साइड है, लेकिन नहीं, पिरामिड के टोटल 8 साइड है। जो हम ऊपर से देख के भी हमको नॉर्मली वो दिख सकता है। वो एक्चुअली एक कॉन्केव शेप का उसका एक तरह का साइज है। जिस फ्लोर पे पिरामिड्स बनाए गए हैं वो फ्लोर इतना समतल है कि आज के तारीख में अगर उतना समतल अगर किसी फ्लोर को हमें करना है तो उसके लिए हमें लेजर लेवलर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि उस टाइम पे बिना लेजर लेवलर के उन्होंने इतना फ्लैट सरफेस बनाया कैसे, ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आता है जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। अब जिसने भी पिरामिड को बनाया था उसको हमारे अर्थ के साइज के बारे में बहुत अच्छे से पता था। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उस पे साल में एक बार जो दिन है और रात है वो सेम साइज का होता है। उसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स के टाइम पे जो दिन और रात का टोटल टाइम होता है वो 43,200 सेकंड्स का होता है। तो पिरामिड का जो टोटल डायमीटर है उसको हम 43,200 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमारे पोलर रेडियस से 99.7% एक्यूरेट है पिरामिड के केस में। अब ये पोलर रेडियस क्या होता है, तो एक्चुअली बात ऐसी है ना, हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह से गोल तो है नहीं, तो उसके जो इक्वेटर से लेके पोल तक का जो मेजरमेंट होता है, जो रेडियस होता है, उसी को हम कहते हैं पोलर रेडियस। तो उससे अगर कंपेयर करें तो हमारा जो हमारा पिरामिड है उसका जो एक्यूरेसी है वो 99.7% है। अब इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी लगना कोई कोइंसिडेंस या फिर अंदाज तो हो नहीं सकता, तो इसके पीछे जरूर कोई मिस्ट्री है जो अभी तक हमें पता नहीं। अब स्टोरी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि जानते हैं कि जो पिरामिड है उसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेशन है। तो इसके लिए जानते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस मटेरियल से बना है। तो सबसे पहले जो उसका जो मेन जो उसका ढांचा बना है वो बना है ल्यूमिनाइट रेड स्टोन से, जो जहाँ पे पिरामिड्स आज के टाइम पे है उसके आसपास भरपूर क्वांटिटी में है। तो उसका तो इशू नहीं है, उन्होंने वहाँ से स्टोन लाके उसका स्ट्रक्चर बनाया है। लेकिन पिरामिड की जो बाहर की साइड है वहाँ पे लाइम स्टोन का यूज किया गया था उसको कवर करने के लिए, जो 500 माइल दूर से लाए गए थे, जिनका वजन एक एक पत्थर का 10 टन तक था। और ऐसे हजारों पत्थर वहां पे लगाए गए थे और वो इस तरह से लगाए गए थे कि बाहर से देखने पे कोई भी दरार उसमें नहीं दिखती थी। अब इसमें सबसे खास बात यह है, जो ये लाइमस्टोन था ये एक तरह का लाइमस्टोन था जिसमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी नहीं होती है।
जिसे टूर लाइमस्टोन बोला जाता है। तो इसकी खासियत ये है कि वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। अब इंसुलेटर क्या होता है, जैसे हमारा नॉर्मल वायर होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट होती है, तो उसके बाहर जो रबर की या प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उस तरह से पिरामिड के बाहर भी इंसुलेटर लगाया गया था लाइमस्टोन के रूप में। अब बात कर लेते हैं पिरामिड के इंटीरियर की। जो इसका इंटीरियर है वो एक खास तरह की ग्रेनाइट से बनाया गया था, जिसे कहते हैं रोज ग्रेनाइट। तो उसके अंदर पाया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज में खासियत होती है कि उसको अगर आप जरा सा भी कंप्रेस करोगे या फिर हिलाओगे तो उसके अंदर से चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल निगेटिव होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कुछ पैमाने में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज के तारीख में भी हम देखते हैं क्वार्ट्ज की घड़ियां आती है, साथ साथ वो जीपीएस में भी यूज होता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो इसका इंटीरियर था मोस्ट ऑफ द इसी स्टोन से बनाया गया था। और इसका जो चबूतरा था, यानी कि जो एक तरह से फ्लोर था जहाँ पे फैरो के लिए बनाया गया था, वो 85% तो क्वार्ट्ज से ही बनाया गया था। तो उसको जरा सा भी अगर कॉम्प्रेस किया जाता या फिर हिलाया जाता तो वो जबरदस्त तरीके से हाई क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का एक तरह से एक मीडियम कह सकते हैं या फिर एक तरीका कह सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत हजारों माइल दूर से लाया गया था इन पत्थरों को। तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा कि इतने दूर से इन पत्थरों को लाके यहाँ पे इस तरीके से रखा गया था, इस तरीके से इसको यूज किया गया था। इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिन पे अगर हम नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि पिरामिड्स वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की ताकत रखते थे। तो इसके बारे में जानने के लिए अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा पिरामिड है वो एक्वाफर के ऊपर बना है। अब ये एक्वाफर क्या चीज़ होती है, तो एक्चुअली एक्वाफर ऐसी चीज़ होती है जहाँ से खाली एरिया से पानी को जो है वो बहाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब खाली एरिया में जब पानी बहता है तो उससे आवाज़ पैदा होती है, यानी कि एक साउंड फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। तो ये क्या होता था, ये जो साउंड फ्रीक्वेंसी पैदा होती थी, इसको ये जब ऊपर की तरफ बढ़ती थी तो उसको एम्पलीफाई करके एक पॉइंट पे फोकस कर दिया जाता था। उसके वजह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। इसके साथ ही साथ जो पिरामिड है उसके अंदर हमें एक क्वीन चेम्बर भी मिला है। तो क्वीन चेम्बर किस काम आता था, तो वो आता था वहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया जाता था। तो इसका क्या कोई सबूत है? हाँ, तो इसका भी सबूत है। एक्चुअली जो क्वीन चेम्बर है उसको दो रास्ते कनेक्ट करते थे। वहाँ पे हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड के रिमेन्स मिले, यानी कि अवशेष मिले हैं। अगर आप जानते होंगे तो इन दो चीज़ों को अगर आप मिक्स कर देते हो तो इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत सारी हाइड्रोजन गैस क्रिएट होती है। तो इस तरह के हाइड्रोजन गैस को क्रिएट करते थे और उसको एक ऐसे चेम्बर में भेजा करते थे जो वो भी क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ करता था। तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता था। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे प्रेशर पड़ता है किसी भी तरह से तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो ये एक चीज़ भी उसके अंदर हमें देखने को मिली है। उसके साथ साथ क्वीन चेम्बर से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होकर जिस गैलरी से ट्रैवल किया करती थी, वो गैलरी का एक रास्ता किंग चेम्बर में भी जाता था। तो एक किंग चेम्बर में क्या था, वहां पे एक के ऊपर एक 5 पत्थर हमें रखे हुए दिखे, जिनके बीच में गैप भी थी। ठीक है, और साथ ही साथ वो पत्थर के जो 3 साइड थे वो एकदम ही नॉर्मल थे, लेकिन उसकी एक साइड जो थी वो बहुत ज्यादा रफ थी। इसका ये मतलब था कि वो उस पत्थर को तब तक छीलते रहे जब तक वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक वाइब्रेट होने के लिए स्टेबल नहीं हो गया। और इससे उन्होंने एक हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर बना दिया। अब ये हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर क्या होता है, बेसिकली जैसा मान लीजिए अगर कांच के बोतल में अगर आप पानी भरते हो और बोतल को ऊपर से फूंक मारते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। पानी के लेवल पे वो साउंड जो है वो अलग अलग तरीके से आपको सुनाई देगी, तो उसे ही कहते हैं हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। तो इस तरह का सेम उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था किंग्स चेम्बर के अंदर, जहाँ पे अगर आप पत्थर को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग तरीके से चेंज हुआ करती थी। तो कुल मिला के इस पिरामिड को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे अर्थ के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एकदम मैच हो गई थी। अब ये अर्थ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल डालता है, उसकी वजह से हमारे जो सी है उसमें टाइड्स आते हैं, उसकी वजह से हमारे अर्थ को एक उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो पिरामिड था वो पूरी तरीके से उससे ट्यून हो गया था। अगर ओवरऑल हम इन सब चीज़ों को अगर एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर पता चल रही है कि जो हमारा जो पिरामिड है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया था कि उसका आउटर लेयर जो है वो एक तरह से इंसुलेटर का काम कर रहा था, इंटरनल लेयर जो है वो एक तरह से कंडक्टर का काम कर रहा था, और जबकि उसके अंदर बनाए गए चेम्बर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते थे। इसी वजह से 2018 में साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने क्या किया, कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स थी वो पिरामिड की तरफ थ्रो की।
तो देखा कि पिरामिड में किस तरह के कुछ चेंजेस आते हैं क्या। तब उनको एक बात नोटिस हुई कि पिरामिड एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कैपेबल था। ये एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो गया। उसके बाद में जो एक रिसर्चर थे जिनका नाम था हेनरिक विल्सन, उन्होंने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था लार्ज स्केल थर्मो एकॉस्टिक जनरेटर। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि पत्थरों में जब वाइब्रेशन होता है तो वो चार्जेस को किस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो इस बारे में जो उन्होंने जानकारी दी, ये पिरामिड के रिसर्च के बाद ही उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने रिसर्च पेपर में समझाएंगे। अब इतना सब जानने के बाद में एट द एंड हम कंपेयर कर लेते हैं निकोला टेस्ला का जो गॉल्डन क्लिफ टावर है और पिरामिड, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। क्या इन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है? हाँ, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है। तो किस तरह से एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पिरामिड एक्वाफर के ऊपर बनाया गया था, सेम तो निकोला टेस्ला का टावर है वो भी एक्वाफर के ऊपर बनाया गया था। साथ में निकोला टेस्ला का जो टावर है वहां पे बहुत लंबी लंबी जमीन के अंदर गड़ी हुई कॉपर की हमें रॉड्स मिली है। सेम हमें पिरामिड्स में भी मिली है। हाँ, पिरामिड्स के अंदर भी नीचे की तरफ बहुत लंबी लंबी बड़ी कॉपर की रॉड्स जमीन तक धसी हुई हमें मिली है। उसके साथ ही साथ जिसका जो पर्पस था, मतलब जो निकोला टेस्ला का पर्पस था कि वो टावर के थ्रू टिप से जो एनवायरनमेंट है उसको चार्ज कर दे, और ये चार्ज एनवायरनमेंट की वजह से हम दुनिया के किसी भी कोने में फ्री इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर पाए बिना किसी मीडियम के, यानी वायरलेस तरीके से उसको फ्लो कराया जाए। तो सेम जो हमारा पिरामिड है उसके ऊपर भी अगर हम कोई कंडक्टर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम वहाँ पे सोने का कोई अगर टिप लगा देते हैं पिरामिड के ऊपर, तो वहां से भी इसी तरह से सेम जो है वो चार्ज निकलेगा और वो एनवायरनमेंट को आयोनाइज करके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और अगर आप कुछ थेरीज देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो पिरामिड के ऊपर एक सोने का टिप हुआ भी करता था, या फिर जो लगाने वाले थे, इस तरह की स्टोरीज भी आपको बहुत सी मिल जाएंगी। तो ओवरऑल घुमा फिरा के बात तो यही है कि जो पिरामिड्स बनाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके वायरलेसली ट्रांसमिट करने के लिए बनाए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इतने एंशिएंट टाइम में 4500 साल पहले इन सब चीज़ों के बारे में हमारे एंशिएंट जो इजिप्ट के लोग थे उनको किस तरीके से पता चला। तो ये अभी भी एक मिस्ट्री है और इसके बारे में रिसर्च अभी भी शुरू है। अगर इसके अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं ज़रूर वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर अंत में देखें तो जो निकोला टेस्ला का गॉल्डन क्लिफ टावर था उसको बहुत लोग नहीं चाहते थे कि वो सक्सेस हो और हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले, इस वजह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बनने से रुका गया और वो कंप्लीट नहीं हो पाया। साथ ही साथ जो हमारा पिरामिड है उसके अंदर भी बहुत से हमें प्रॉब्लम्स मिले हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर ओवरऑल है उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली है जिसकी वजह से इंटरनल साइड जो है डैमेज हो गया। ओवरऑल निकोला टेस्ला का जो टावर था वो कुछ लोगों ने डैमेज किया कि वो इससे इलेक्ट्रिसिटी को फ्री में प्रोवाइड ना करा पाए, और पिरामिड के केस में भी सेम चीज़ हुई कि अंदर से वो किस तरह से डैमेज हुआ ये बात हमें पूरी तरह से नहीं पता है। इसके बारे में भी रिसर्च अभी तक शुरू है। ये रिसर्च के बारे में भी जब सामने बात होगी, जब सामने चीज़ें आएंगी, तब जाके हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर पाएंगे। आखिर में अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो की वजह से कुछ नया जानने मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी अगर कोई बात करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।